साथियों, आज हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे हैं और हमारे साथ में राजस्थान के सबसे बड़े किसान चेहरा, किसान नेता अमरा राम जी हमारे साथ हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पे ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे जो मोर्चा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कॉमरेड अमरा राम जी से पूछूंगा कि अभी की क्या सिचुएशन है फिलहाल इस आंदोलन की। ये किसानों का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व इस देश का आंदोलन है, जिसमें न केवल इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी सब इसमें सहयोग कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के अमन पसंद और न्याय पसंद लोग भी, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और ये इस देश की सरकार ने इस देश के किसान और आम जनता को लूटने के 3 काले कानून, अंबानी, अडानी, वालमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों को लूटने का जो लाइसेंस दिया है, जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं ये आंदोलन जारी रहेगा और आखिर में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी हारेगा और देश की जनता जीतेगी। और न केवल ये आंदोलन जीतेगा, बल्कि इस देश में 6.25 साल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने धर्म के नाम से, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम से जिस तरह से आम मेहनतकश को बांटने का जो काम किया था, उन सबको वापस इस आंदोलन में एक करने का किया। ये सबसे बड़ी जीत मैं समझता हूँ। आम मेहनतकश जब धर्म और जाति, क्षेत्र और भाषा में बटेगा, तो जो नरेंद्र मोदी का नारा है, बांटो, लूटो, राज करो, ये नारा ज़मीन पे लागू होता है। लेकिन इस फूट को एकजुट इस आंदोलन ने किया है और तय रूप से आज यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर में देखेंगे कि जो नारा लगाते थे, इस देश के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब के सब इन मोर्चों में शामिल हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो नरेंद्र मोदी ने इस देश के किसान को जितना अपमानित करने का काम किया। इस देश के 130 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी कहा, नक्सलवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, चीन के कहा। ये किसान नहीं है, ये ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, गोदाम में काजू पैदा नहीं होता, किसान के खेत में पैदा होता है, सेब उसके खेत में पैदा होता है। हर चीज़ जो आवश्यक वस्तु है, जिसको इस 130 करोड़ देश का किसान के खेत में उसकी मेहनत से, उसके खून पसीने से पैदा होती है, तो अपमानित करने में बाकी नहीं छोड़ी। उस अपमान का बदला इस देश का किसान और नौजवान निश्चित रूप से लेगा। आज जिस तरह से उन्होंने फूट डालने की, इसके बाद नकली किसान संगठन और नकली किसान नेता बना करके भी वार्ता करके देख ली, तय रूप से इस देश का किसान अब किसी भी भ्रम में नहीं है। और जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया फैलाने की और आरएसएस की आईटी सेल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस देश की जनता ने दरकिनार करके पिछले 26 नवंबर से मोर्चा लगा के दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं। और ये मोर्चा भी पंचायत चुनाव ख़त्म 11 तारीख को होने के बाद दिसंबर में 13 तारीख को ये मोर्चा भी लग गया है, जो देश की राजनीतिक राजधानी से आर्थिक राजधानी बम्बई और गुजरात के कांडला को जोड़ता है। यहाँ बहादुरी के साथ निश्चित रूप से उन तमाम साथियों को जो तन से, मन से और धन से इसका सहयोग कर रहे हैं, और विशेष तौर से राजस्थान के किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये किसानों का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन है। इसमें गांव-गांव में सभा करके एकजुट होकर के इसमें शिरकत करें। ये शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर जो हरियाणा के बॉर्डर पे है, निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों की प्रमुख जिम्मेदारी है। हरियाणा के लोग भी हैं, गुजरात के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी आए हैं, इसलिए मुख्य जिम्मेदारी राजस्थान के किसान और नौजवान की है। और जिस रफ्तार से लोग 13 तारीख के बाद लगातार बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। कॉमरेड, इसके जो कानूनों के अंदर एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है वो संक्षिप्त में समझा पाएंगे कि एक्चुअल इन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो ठेका प्रथा पे कानून खेती के कंपनियों के साथ ठेका प्रथा,
उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जहाँ इस देश में शुगर मिल लगी हुई है, उसका कानून के अनुसार एरिया नोटिफाइड है। वहाँ का किसान जो गन्ना पैदा करता है वो उस फैक्ट्री को देने के लिए मजबूर है। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, जहाँ से प्रधानमंत्री 2 दफ़े वाराणसी से चुन के आए हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछले 3 साल तक का यूपी के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बाकी है। अब जब छोटे पिद्दी का शोरवा जो शुगर मिल के मालिक हैं और किसान के साथ कानून से जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसान अगर फैक्ट्री नहीं लेती है, नहीं देते हैं, गुड़ बनाते हैं तो सज़ा है, वो बाहर ले जाके फैक्ट्री के अलावा किसी को बेचते हैं तो सज़ा है। तो जब 1,000 इस देश के पूंजीपतियों की भी लिस्ट बनाएंगे तो शुगर मिल उसमें नहीं आएगी, जिसका 10,000 करोड़ रुपया बाकी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल और कंपनियों, देशी और विदेशी कंपनियों को इस देश के किसान की ज़मीन पे अल्टीमेटली कब्जा करके किसान को मजदूर बना करके करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा बीच में, ये जो ज़मीन पे कब्जा कैसे होगा इस कानून से? इसलिए होगा कि जो फसल पैदा कराएंगे, जब भाव बाज़ार में नीचे होगा, वो कहेंगे कि ये हमारी नॉर्म्स के अनुसार पैदा नहीं हुई। जिस तरह से आलू की खेती करवाई है, टमाटर की खेती करवाई है, और जब बाज़ार में भाव नीचा था तो कहा जो साइज़ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी वो नहीं है। और वो तो आप देख रहे हैं कि अभी आलू के कुछ किसानों ने गुजरात में कर दिया, उनका बीज से आलू पैदा कर दिया, तो करोड़ों की दावा उन्होंने पेश किया है। तो निश्चित रूप से जब उसको भाव नहीं मिलेगा, उसके अनुसार वो क्लेम करेगा, और क्लेम करेगा तो ज़मीन उसको होगी। अब 1 करोड़ में किसान तो चुका नहीं सकता, तो निश्चित रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस देश का किसान आजीविका के लिए खेती करता है। कॉमर्शियल खेती बहुत कम परसेंट होंगे, 85% किसान लघु और सीमांत किसान हैं जो अपने जीवन यापन के लिए, और सबसे बड़ा रोजगार आज की तारीख में है खेती में है, उसको नष्ट करके हो सकता है उससे उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती से उत्पादन बढ़ सकता है। कोई 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर में खेती करता है, इसकी बजाय 25,000 हेक्टर में खेती करेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन 25,000 हेक्टर में जो किसान अपना परिवार चला रहा था, उसका परिवार की इनकम नष्ट हो जाएगी। दूसरा कानून जो एपीएमसी प्राइवेट मंडी का दिया है, एपीएमसी में कोई भी व्यापारी किसान से सामान खरीदेगा उस पर टैक्स लगेगा। अंबानी और अडानी और वॉलमार्ट अगर प्राइवेट मंडी करेंगे तो उसमें केवल पैन कार्ड की ज़रूरत है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 2 साल के बाद में जो मंडियां बनी हुई है वो नष्ट हो जाएंगी। और उसमें सबसे खतरनाक ये है कि किसान का प्राइवेट मंडी में अनाज लेने के बाद मान लो 100 करोड़ का पेमेंट नहीं किया तो केवल वो एसडीएम के और आगे से आगे कलेक्टर के पास जा सकता है, सिविल न्यायालय में नहीं जा सकता। और वो भी 100 करोड़ का पेमेंट नहीं किया तो केवल 5 लाख रुपए की पेनल्टी। मैं समझता हूँ 100 करोड़ में 500 सज़ा। कानून तो ये बनना चाहिए कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे नीचे कोई भी व्यापारी सामान खरीदता है तो उसको इतने 5 साल की सज़ा होनी चाहिए तो हो सकता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मध्यस्थ हम न हटाएं। जब छोटे छोटे व्यापारी एपीएमसी में हैं उनको हटाया है, अडानी और अंबानी और वॉलमार्ट को बिचौलिया बनाया है। सरकार उसमें घोषित करती कि जो भी किसान पैदा करता है उसको सरकार खरीदेगी, उसको लाभकारी भाव में खरीदेगी जो वायदा 14 में किया था, और आम उपभोक्ता को उससे 1.5 और दूनी रेट में मिलता है, चाहे सब्जी हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो। मैं समझता हूँ सरकार ये व्यवस्था करती कि सरकार किसान से लाभकारी दाम पे खरीदेगी और गरीब आदमी को सब्सिडी देकर सस्ते में होगी। अभी आप देखेंगे 50 रुपये किलो मूंग और चना बिकता है और 125, 150 और 200 रुपये तक दाल जनता को खरीद के खानी पड़ती है। तो ये लूट का लाइसेंस
इस प्राइवेट मंडी के माध्यम से उनको लाइसेंस, प्याज जो 2 रुपये में कोई लेने वाला नहीं होता और बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक करके 2 महीने बाद में उसको 80 और 100 रुपये तक बेचते हैं। तो ऐसे काला बाजारी लोगों को लूटने का अब इन कानून से लाइसेंस मिल गया है। तीसरा आम आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून। आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून जब छोटे छोटे व्यापारी व्यापार करते थे जब तो स्टॉक सीमा थी। अब अंबानी, अडानी और वॉलमार्ट जो पूरे एक जिन्स को, पूरे देश की जिन्स को अंबानी या अडानी खरीद सकता है जब उस पर स्टॉक सीमा नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वो खरीद के जब बाज़ार में किसान लेके आएगा वो सस्ते में बाज़ार में भेजेगा। डाउन 2000 वाला गेहूँ 1200 में आ जाएगा। और जब वो पूरा 85-86% किसान है उनको तो निकालते ही बेचना पड़ेगा। वो खरीद लेगा और फिर वो 1500 में खरीद करके 1200 में खरीद करके 4000 में, और 4000 का भी क्या है, जब 2 रुपये के 100 रुपये कर सकते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए। फिर लोगों को खरीदते वक्त किसान को लूटेंगे, वापस बेचते वक्त आम उपभोक्ता को। और इस देश का किसान भी न केवल उत्पादक करता है बल्कि खरीदार भी है। हर किसान हर मसाला पैदा नहीं करता, चाय पैदा नहीं करता, शुगर पैदा नहीं करता। तो जब वो 10 चीज़ पैदा करता है तो 25 चीज़ वो बाज़ार से खरीदार भी है, उपभोक्ता भी है। इसलिए न केवल वो किसान पैदा करने वाला है बल्कि उपभोक्ता है। और बहुत से जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो तो सब चीज़ खरीदते हैं। इसलिए न केवल किसान को बल्कि इस आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को प्रभावहीन बनाने का मतलब है कि इससे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कोई उत्पादन में अगर पैसा लगाती है तो कई हज़ार करोड़ रुपए 5 साल तक लगाना पड़ता है। कारखाना शुरू होता है, प्रोडक्शन देना शुरू करता है 5-7 साल के बाद में, और कितना मुनाफा, 15%, 20%। और ये अगर 50,000 करोड़ रुपए एक जिन्स में आवश्यक वस्तु में लगाएंगे और 3 महीने के बाद 1 लाख करोड़ रुपया लूट लेंगे जनता को और किसान को, इससे बड़ी लूट का जरिया नहीं हो सकता आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून। इसलिए तीनों खड़े इन कानूनों को हम काले कानून इसलिए कह रहे हैं, नाम किसान का ले रहे हैं बल्कि ये कहना चाहिए कि कंपनियों को लूटने के कानून है, इसलिए काला कानून कह रहे हैं। मतलब एक भी किसान, मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, एक किसान सेंटर का नाम बता दे। और जिस तरह से कोरोना की महामारी में का अवसर के रूप में है, तो अवसर किसके लिए है? अवसर अंबानी, अडानी और वॉलमार्ट के लिए है, देसी और विदेशी कंपनियों के लिए है। चाहे वो मजदूर का सवाल हो, 45 कानूनों को ध्वस्त करके केवल मजदूर संहिता बना दी। मजदूर पे हमला, तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देने का काम करके इस देश के नौजवान से रोजगार, जो 2 करोड़ हर साल काम देने की बात करते थे, 6 साल से ज़्यादा हो गए, 12 करोड़ को काम देते तो आधी बेरोजगारी ख़त्म हो जाती। इसकी बजाय रोजगार, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, उससे छीनने का काम किया है। 4 घंटे की बजाय अगर 4 दिन बाद में लॉकडाउन लगाते तो इस तरह से मजदूरों की दुर्दशा नहीं होती, जो 1200 किलोमीटर पैदल चल के गए, साइकिल पे बीमार बाप को लेके गए, बच्चे को जन्म सड़क पे देना पड़ा। मैं समझता हूँ देश की रेल, देश की हवाई जहाज़, देश की बसें सब खड़ी थी, लेकिन इस देश की सुई से हवाई जहाज़ तक बनाने वाला सड़कों पे हज़ारों किलोमीटर पैदल जा रहा था।